हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी में। जैसा कि आपसे कहा गया था कि हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के क्लासेस लेंगे, तो उसी में हम आज पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से हम पढ़ाई करेंगे। ये क्लास खासकर वैसे बच्चों के लिए है जो अभी तक नंबर्स नहीं ला पा रहे थे या अपने आप को उनको महसूस होता था कि वो वीक स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो नंबर आएंगे, नहीं पढ़ते नंबर नहीं आते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल रियल नंबर चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ऐसा क्या खास है जो 10th में आपको रियल नंबर पढ़ने को बोला जा रहा है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है वो देखते हैं और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको लगे एक बार वीडियो में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्या, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर जो अभी तक आप जान रहे हैं, 1 2 3 4 0 -1 √2 √3, ठीक है, ये सारे नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम बेसिकली अगर उसको सिंपलेस्ट वे में आपको बताना है तो वैसे नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट है सारे रियल नंबर है। अब ये नंबर लाइन क्या है? कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0। ठीक है, फिर हम अगर राइट साइड में पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं, ये राइट साइड है, इधर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इधर नेगेटिव मान के चल रहे हैं 0 के। तो राइट साइड में हमने लिखा 1, फिर लिखा हमने 2, फिर लिखा हमने 3। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, -1 -2 -3, और ऐसे अगर 0 से 1 2 3 पॉजिटिव बढ़ते जाए, आखिर में हम कहाँ पहुंचेंगे, इन्फिनिटी, मतलब जो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव में आप नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले गए मान लीजिए, ठीक, जो काउंटेबल नहीं है उसको हम इन्फिनिटी कह दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ नंबर सिस्टम की, वो एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। जैसे 1 से लेके आप 2 3 4 इन्फिनिटी तक सारे नंबर को इकट्ठा कर लीजिए, तो उसका एक हमने सेट बना लिया 1 से लेके पॉजिटिव सारे इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ से, 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हम गए, तो एक सेट जो हमको ये मिला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर अब इसी सेट में आप 0 को भी ऐड कर दीजिए, इसी सेट में आप 0 को भी ऐड कर दीजिए, तब हमको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा जिसमें 0 1 2 3 और सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक। इसको हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, जब 0 भी ऐड हो गया नेचुरल नंबर में, आप जब 0 भी ऐड कर दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, अब बचे क्या, नेगेटिव नंबर्स बच रहे हैं। ठीक है, अब जब आप नेगेटिव नंबर्स को भी ले रहे हैं, एक उनका सेट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0, इधर -1 -2, ऐसे नंबर और सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इधर आए हम 1 2 3 डैश डैश डैश, सारे नंबर्स का जब हम एक सेट बनाए, इन सारों को हम मिला के क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इन सब को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इस सब को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, जिसमें ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया 0, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, मतलब डेसिमल नंबर्स को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 2 3। ठीक, होल नंबर जो पूरे नंबर्स को हम अगर बोलेंगे तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स 0 सब आता है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे आपको तो -2 -3 1 2 0 ये सब दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो क्या है, जैसे ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करें 10 पार्ट्स में, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 0 से जब अब हमने अभी इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तब क्या होगा, 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4
और यहाँ पे हो गया क्या 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1, वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 1.1। अब इसको आप ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिए तो और नंबर आपको देखेंगे। तो इसमें बहुत से नंबर जो छुपे हुए हैं, जैसे √2 भी इसी नंबर लाइन पे है, √3 भी इसी नंबर लाइन पे है। ये सब रेशनल नंबर है जो प्रीवियस क्लासेस में उसका रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया गया है 9th क्लास में, लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगेगा तो एक बार, मतलब आपको अगर जानना है तो एक बार कमेंट कर देंगे तो उसको भी बता दिया जाएगा अलग से एक वीडियो बना के। फिलहाल अभी इतना जानिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और इसके बाद आता है रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रेशनल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख लें। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख लें और q हमारा जहां पे 0 ना हो, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये है क्या, मान लीजिए लिखा है 1/2, तो यहाँ पे p क्या है 1 है और q क्या है 2 है। 0 हम इसलिए नहीं कह रहे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनकाउंटेबल नंबर आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, ये हो गया p, ये हो गया q आपका। ऐसे ही और भी नंबर आप लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये क्या p/q के फॉर्म में, या हम 2 कह रहे हैं तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? क्यों, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो q यहाँ पे 1 है, इसलिए 2 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए 2/√3 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में एक चीज और, अगर डेसिमल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो रेशियो की बात हो गई, अगर डेसिमल्स की हम बात करें तो ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग हो और या फिर रिपीटिंग हो। अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइए, बताया जा रहा है क्या है। अभी आपको कुछ लिखना नहीं, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। जो याद करने वाली चीजें होंगी वो बता दी जाएंगी, या इसमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। मैथ में जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके लिए फायदा करेगा, नोट्स बना के इसमें कोई मतलब नहीं रहता मैथ में। ठीक है, अपनी बुक लीजिएगा, इसको पढ़ाने जब क्लास खत्म हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को खूब ढेर सारे लगाइए, बढ़िया। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है, जैसे, या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, जैसे लिखा है, मान लीजिए 10/4 लिखा है, एक तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा इधर, 5/2 लिखा है, 5/2 लिखा है। अब इसको आप डिवाइड करिए, जैसे हम डिवाइड करते हुए आए हैं अभी तक, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगाया हमने, 0 लगाया यहाँ पे, 5 टाइम गए तो ये हो गया 10, आ गया हमारा रिमाइंडर 0, मतलब वैल्यू आ गई इसकी 2.5। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। अब इसके आगे, इसमें आगे जाने के कोई चांसेस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल्स या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स हो, टर्मिनेट नहीं हो रहे हो, आते जा रहे हैं, वही रिपीट करता जा रहा है। जैसे 1/3 है अगर, तो हमने लिखा 3, यहाँ पे लिखा 1, और 1 छोटा है तो 0.0 लगा के पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे 0 आ गया, 3 टाइम गया, फिर 9 आया, ठीक है, 1 आ गया, पॉइंट लगाया हुआ है, फिर 0 आया, फिर 3 टाइम जाएगा, ऐसे करते जाएंगे, 0.3 आता जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 0.3, इसको हम बार कर देते हैं, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, जैसे कहीं कहीं मान लीजिए 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.12 बार, या 3 नंबर रिपीट, या 4 नंबर या 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जहां भी डेसिमल्स टर्मिनेट हो जाएंगे या रिपीट हो जाएंगे वो सारे रेशनल नंबर में आ जाएंगे, वो सब में किसमें में आ जाएंगे, रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये हो गई रेशनल नंबर की बात। अब जहां पे टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे वो आते हैं किसमें, इर्रेशनल नंबर में। तो अगला नंबर हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। रुकिए इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। अगला नंबर क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, जहां पे q क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, जैसे एग्जांपल्स √2, √3,
पाई, ये सारे क्या नंबर हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इनका अगर डेसिमल हम निकालने जाएंगे, डेसिमल्स में अगर निकालेंगे तो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू अगर आप लिखने जाएंगे तो वो खत्म नहीं होती, वो आती जाएगी और रिपीट भी नहीं करेगी। 3.14 तो हम कम कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं। बाकी अगर इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, जैसे 22/7 इसकी वैल्यू दी जाती है, पाई की वैल्यू कई जगह सही है, कैलकुलेशन के लिए सही है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, वो रिपीट भी नहीं होती, वो आती जाएगी। ऐसे ही √2 की वैल्यू आप निकालते जाएंगे, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। √3 की वैल्यू भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े हमने, एक तो नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और इंटीजर्स पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा। इन सारे नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला के हमको मिलता है रियल नंबर, ठीक है। इन सबको जो कॉम्बिनेशन मिला के हमको मिलेगा नेचुरल नंबर हो गया, प्लस होल नंबर, प्लस इंटीजर्स, प्लस रेशनल नंबर, प्लस इर्रेशनल नंबर। इन सब का जो कॉम्बिनेशन मिला वो हुआ आपका रियल नंबर। ये सारे नंबर जो हैं वो नंबर लाइन पे मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आपके चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं उसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। क्या? पहला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। दूसरा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपको पढ़ना नहीं है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जैसे हमने कहा कि √2, √3 ये सब इर्रेशनल नंबर हैं, तो प्रूफ करना है आपको कि ये कैसे इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। वो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। यही सिर्फ 3 चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहला क्या है हमारा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। पहला है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम और एक वर्ड होता है लेमा, ठीक है। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं वो प्रूव्ड है, ठीक है। उसमें आपको कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो प्रूवन है, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद वो प्रूव्ड स्टेटमेंट आपको बताई गई है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि 2 नंबर कोई इंटीजर्स हैं a या b, इनके लिए यूनिक क्यू आर एग्जिस्ट करेंगे। किस तरीके से कि a = BQ + R होगा। अब ये सब क्या हो गया? देखिए, जैसे लिखा है, मान लीजिए 25 / 5, मतलब 25 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। 25 को डिवाइड करना है 5 से, करिए। 5 टाइम जाएगा 25, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है वो आपका लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर यहाँ पे क्या है? 25 है, ठीक है। b है आपका स्मॉलर नंबर जिससे डिवाइड आप किए 5, ठीक है। अब यहाँ पे q क्या है? q यहाँ पे होता है क्वेश्चन जो आपका आता है वही आपका q होता है, जो रिमाइंडर आता है वही यहाँ पे r कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो q क्या आया हमारा? यहाँ पे 5 आया है, और r क्या आया है? 0 आया है, ठीक। मतलब a और b कोई इंटीजर्स हैं, तो इनके लिए यूनिक q और r एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं a क्या है? 25 इज इक्वल टू BQ। b है हमारा 5, q है हमारा 5 प्लस r क्या है? 0 है हमारा, ठीक। तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे 25 आएगा प्लस 0 25, मतलब ठीक है, समझ में आ गया। बैलेंस है दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इंटीजर्स हैं a और b,
उनके लिए यूनिक, यूनिक मतलब कि बदलेगा नहीं। जो जैसे यहाँ पे 5Q आ गया, यहाँ पे R0 आ गया, तो ये 25 और 5 जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक Q और R बदलेगा नहीं। ये लेमा हो गया, ठीक। लेमा एक स्टेटमेंट है जो प्रूवन है, ये स्टेटमेंट प्रूवन है, ठीक है। इसी को आप जब बार बार रिपीट करें तब तक जब तक आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ना मिल जाए, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम का यूज होता है यहाँ पे किसके लिए? HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं? कोई बड़ा नंबर लेते हैं। HCF 2 नंबर के बीच का निकलेगा, जैसे 200 ले लें और 5 ले लें हम, ठीक है। तो इनका HCF क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। इनका HCF क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप 5 से 200 को डिवाइड करिए। 4 टाइम गया 20, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 उतरा, तो फिर 0 टाइम गया 0, 0 आ गया, ठीक है। तो हो गया 40, ठीक है। नंबर कुछ अलग लेने चाहिए थे। एक ही बार, जैसे मान लीजिए एक बार नहीं सॉल्व हुआ, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, तो एग्जांपल बुक से ले लेते हैं, एक मिनट रुकिए। एक सेकेंड। जैसे HCF निकालना है मुझको। हाँ, एक सेकेंड। सिक्स और 20 है मान लीजिए, ठीक है। 6 और 20 दो नंबर्स हैं, इनका आपको HCF निकालना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट। सिक्स और 20 है मान लीजिए, डिवाइड करिए। 3 टाइम गया 18 हुआ, ठीक। कितना रिमाइंडर आया? 2। तो अब लेमा के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो 20 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। 6 18 हो जाएगा प्लस 2। अब अगले स्टेप में अब HCF कैसे निकालना? हमको यही लेमा बार बार यूज करना है तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तब वो एल्गोरिदम कहला रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। HCF कैसे निकल रहा है उससे वो देखते हैं। अब अगली बार हम करेंगे रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 6 को। 3 टाइम गया 6, 0 आ गया, ठीक। तो ये हमारा HCF हो गया। यही हमारा जो डिवाइजर, जिस समय 0 रिमाइंडर आ जाएगा उस समय जो डिवाइजर रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। ये हमारा HCF हो जाता है। इसी तरह हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालते हैं। अब बार बार HCF का यूज हम लोग बोल रहे हैं और LCM बोल रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत छोटी छोटी क्लासेस से ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका यूज क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि LCM HCF आप पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, तो LCM का यूज होता है इस क्या कि दो इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, वो किसी स्टेशन पे 12 बजे आती है, 12 दिन में एक बार आती है मान लीजिए, ठीक। कोई ट्रेन 12 दिन में एक बार आती है, और कोई ट्रेन है जो 18 दिन में एक बार आती है। कोई ट्रेन है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे 12 दिन में एक दिन आती है, और कोई दूसरी ट्रेन है जो 18 दिन में उसी स्टेशन पे आती है।
मान लीजिए आज वो दिन है, आज वो दिन है जिस दिन ये दोनों ट्रेनें एक साथ उस स्टेशन पे आई, ठीक है। अब अगली बार कब ऐसा होगा कि ये दोनों ट्रेन फिर एक साथ उस स्टेशन पे आएंगे, ठीक है। दोनों इवेंट का टाइम होने के टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन दोबारा कब एक साथ होंगी वो आपको बताना हो तो वो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अभी एलसीएम उसमें हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन एलसीएम को सबने पढ़ ही रखा है। इनका फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। जैसे 12 का फैक्टर अगर आपको लिखना हो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे ये लिखा है 2 टू पावर 2 इंटू 3, ये लिखा है 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें जिसकी पावर ज्यादा है वो ले लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें 2 और 2 में 2 की पावर जो 2 है वो बड़ा है तो वो हम ले लिए, और 3 दोनों में कॉमन है जिसमें पावर ज्यादा है वो ले लेंगे, ठीक है। बाकी और बचे हुए कोई और फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 होता है यहाँ पे ना होता, यहाँ पे मान लीजिए 5 होता है यहाँ पे ना होता तो 5 भी लेना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 अगर होता मान लीजिए तो 5 पावर 1 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 पावर 0 है, तो बड़ा कौन सा 5 पावर 1, तो वो हम ले लेते, लेकिन अभी यहाँ पे 5 है नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान देना जो कॉमन रहता है उसमें जो बड़ा रहेगा सिर्फ वही लेना है। जैसे यहाँ पे 2 पावर 2 ले लिया तो फिर दोबारा 2 नहीं लेंगे, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 9 36, मतलब 36 डेज के बाद ऐसा होगा कि ये दोनों ट्रेनें फिर उसी स्टेशन पे उसी एक टाइम पे आएंगी। तो ये एलसीएम का यूज हो कि कोई दो इवेंट जो अलग अलग समय पे हो रहे हैं, अगर आज से स्टार्ट किया जाए तो अगले कितने दिन बाद वो इवेंट फिर एक साथ होंगे। ऐसे बारिश की अगर बात करनी है, कहीं पे 4 दिन पे बारिश होती है, कहीं पे 6 दिन पे बारिश होती है, आज दोनों जगह एक साथ बारिश हो गई, फिर अगला कब ऐसा दिन आएगा, कितने दिन बाद आएगा कि दोनों जगह बारिश फिर एक साथ होगी, ठीक है। तो एलसीएम का यूज ये होता है, ठीक है। ये हो गई एलसीएम की बात। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है कि जब आपके पास, जैसे मान लीजिए इसी यही एग्जांपल लेते हैं, 12 18 का हम ले रहे हैं, मान लीजिए 12 टॉफीज हैं, ठीक है, और 18 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बराबर बराबर लोगों में बांटनी है तो कितने लोगों को हम बराबर बराबर में बांट सकते हैं, इससे लेकिन जो आपको ग्रुप मिलेगा वो सबसे बड़ा ग्रुप मिलेगा, ठीक है। कितने सबसे बड़े ग्रुप में कितने बराबर में हम बांट सकते हैं वो आपको एचसीएफ से मिलता है। जैसे फैक्टर से अगर हम लिखें 12 का क्या था और 18 का, ठीक है। ये फैक्टर्स कैसे निकलना है, जैसे छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, 18 का 2 9 टाइम गया, 3 फिर 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 वही लिखा है, ऐसे ही 12 का भी है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे ये लिखा है 2 टू द पावर 2 3, और यहाँ लिखा है 2 इंटू 3 टू द पावर 2। इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ में दो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनका स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगी उसको लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, कॉमन फैक्टर्स के लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स का जो छोटा वाला पावर होगा वो लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 3 टू पावर 2 में 3 लेंगे। बाकी अगर 5 किसी एक में 5 7 कुछ भी होता, दूसरे में ना होता, वो ना लेते, इसमें कॉमन लेना होता है। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं हम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 6 ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसमें हम इन टॉफी और चॉकलेट्स को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे टॉफी कितनी देनी होगी, तो 12 को 6 में डिवाइड करना है, तो 2 टॉफी 6 लोगों को देंगे। और चॉकलेट की बात करें तो 18 चॉकलेट है, तो 6 3, हाँ, तो 3 चॉकलेट 6 लोगों को देंगे, तब वो 2 टॉफी और 3 चॉकलेट 6 ग्रुप में हम बांट सकते हैं बराबर। ये हो गया आपका एचसीएफ का यूज, ठीक है। इसलिए हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज इस तरह करते हैं, ठीक है।
ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं कि tan थीटा cos थीटा ये सब हमने पढ़ा, अभी आप भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इन सब का यूज़ कभी हुआ नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें देखिए मीम्स वगैरह खूब आती हैं, मजाक बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई यूज़ नहीं कर रहा, जिसको यूज़ करना है, जो उस जगह पे है जहाँ पे यूज़ होना है वो कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक तो हमने पढ़ लिया, 3 चीजें पढ़नी थी। एक हमने पढ़ लिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, जब तक जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उस समय जो डिवाइजर रहेगा वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात आती है फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, इसको हम बुक में देखते हैं, बहुत ही आसान सा है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, इसके पहले वो पढ़िए, देखिए इसकी स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, एक सेकंड क्या हो गया ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम्स दो नंबर ऐसे हो, मान लीजिए ए और बी प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। कहने का मतलब सिंपली होता है कि जो खुद से डिवाइड हो, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, ठीक है, 2 को सिर्फ 2 से ही काट सकते हैं आप, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है इसके बाद, ठीक है, 13 है, ऐसे बढ़ते जाइए, बहुत से नंबर मिलेंगे जो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेसिकली हो गया जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या है, जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई करके आपको मिले हों, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब उसमें दो, कम से कम 2 प्राइम नंबर तो छुपे ही होंगे। जैसे इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब इसी में आप 5 से भी इंटू कर दिए, 6 इंटू 5 कर दिए, कितना आ जाएगा 30। अब 30 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से, मतलब 30 का फैक्टर क्या है, 2 3 5, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए 30 की हम बात करें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसको हम इसके प्राइम के प्रोडक्ट के तौर पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये यूनिक हो रहा है। मतलब अगर हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है तो ये सिर्फ 30 के लिए ही लिख सकते हैं और किसी नंबर के लिए नहीं, ठीक है। या फिर या अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे तो हमेशा 30 ही आएगा, ये तो यूनिक है इसके लिए, 30 के लिए। बस क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, जो आपको ऑर्डर लिखना हो वो लिखिए, ऑर्डर से मतलब नहीं है, लेकिन यूनिक होगा कि 2 3 5 ही आएगा, और एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, 30 के लिए बात कर रहे हैं अगर हम, तो ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल ऊपर दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे 32760, ठीक है। इसको सबसे पहले 2 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 16380, फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8190, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4095, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1365, 3 से डिवाइड किया 455, फिर 5 से 91, फिर 7 से किया, लास्ट में 13 बचा। तो कितने 2 होगा, 1 2 3, 2 द पावर 3 हो गया 2 इंटू 3 कितने हैं, 2 हैं, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 1 5,
एक 7 और एक 13। ठीक, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32760। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब एक ये कंपोजिट नंबर था जिसको हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में के प्रोडक्ट के रूप में इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यूनिक है 32760 के लिए। ठीक है, अगर आपने 2 बार 3 बार 2 2 बार 3 1 बार 5 1 बार 7 1 बार 13 इन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया या इसको लिखा, तो ये हमेशा 32760 के लिए ही यूनिक रहेगा, और कोई नंबर नहीं आ सकता। ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और नंबर के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इतना खाली इतना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही चीज कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, करते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। कई जगह डेफिनेशन आपको दिखेगी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर भी कह रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर कंपोजिट होना चाहिए, इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब जैसे x की भी बात करें, अब जैसे एक तो नंबर हो गया, हम जनरली अगर बात करें, जैसे x है कोई नंबर कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर्स मान लीजिए p1 p2 p3, ठीक है, ऐसे pn तक है, वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स। ये ऑब्वियस सी बात है, प्राइम नंबर होंगे, खुद से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। ठीक है, रिटर्न इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर दें कि जो छोटा होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो बड़ा होगा बाद में, तब हमारा ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा, तब कोई भी लिखेगा तो 2 पहले लिखेगा, 3 बाद में, उसके बाद 5 फिर 7 फिर 13। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। 2 चीजें हमने पढ़ ली। अब ये पहला जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें सिर्फ इन्हीं दोनों का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमको इसी फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके प्रूफ करना है कि √2 √3 सब नंबर जो इरेशनल हम कह रहे हैं तो वो कैसे हैं, वो आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल क्या है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी हमने पढ़ा है कि 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, n कुछ भी हो सकता है वहां पे। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, आपको चेक करना है कि n की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है फॉर विच 4 टू द पावर n जो हमने लिखा है विल एंड विद डिजिट 0। मतलब इसको जब हम सॉल्व करें, जैसे 4 टू पावर 2 लिखा है तो क्या लिखा है, 4 × 4 कितना आएगा, 16। तो जो एंड डिजिट है ये 6, यहाँ पे क्या कभी ऐसा हम कोई वैल्यू n की रखें कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए मेन बात, ये लिखा है 4 टू पावर n, हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 टू द पावर n, या फिर 2 टू द पावर 2 टू द पावर n। ठीक है, अब जैसे होता है कि ये रूल है a टू पावर अगर x है 2 पावर y है तो हो जाता है a टू पावर x × y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2n, 2 टू द पावर 2n। ठीक है, अब देखिए मेन बात कि कोई भी डिजिट आखिर में 0 आएगी तो इसका मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर लास्ट में किसी भी नंबर में 0 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। 10 से भी कहते हैं, 10 का मतलब क्या है कि 5 × 2, 10 के फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर 5 × 2 है, तो 5 से भी डिवाइड होगा 2 से, तो आप डायरेक्ट 5 का देखिए यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि 2 जो है उसके प्राइम में, उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए, तब वो इसका जो पावर हम लिख रहे हैं कभी भी उसमें लास्ट में 0 आएगा। अगर अब 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 के फैक्टर कुछ नहीं, सिर्फ 2 है, 2 × 1 मान लीजिए लिख दिया हमने। ठीक है, सिर्फ 2 है, इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 2n में हम n की वैल्यू कुछ भी रख दें वो कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप 2 की पावर जैसे 1 किए तो 2 आ गया, 2 किए तो कितना आ गया, 4 आ गया, 2 टू द पावर 3 किए कितना आ गया, 8, 2 टू द पावर 4 किए तो 16, 2 पावर 5 किए 32, 2 पावर 6 करे तो कितना 64, 2 टू द पावर 7 किए तो 128 एंड 2 टू पावर 8 किए तो 256। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2486। ठीक है, 2486
फिर 2486, ये साइक्लिसिटी है 2 के पावर की, ठीक है। 2 का जैसे आप n के मतलब n की वैल्यू 1 से बढ़ाते चले जाएंगे, हमेशा लास्ट में 2486 आता जाएगा, ठीक है। और वही हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर का यूज करके बता रहे हैं कि 2 के प्राइम में 5 आता ही नहीं है, तो 2 की पावर आप कुछ भी रखेंगे वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा। लास्ट में 0 आता तो 5 से डिविजिबल होता, तो इसका प्राइम भी 5 होता। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है। You have already learned how to find HCF and LCM of two positive integers using fundamental theorem of arithmetic in early classes। पहले भी हमने ये सब पढ़ा ही है, ठीक है, सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं यहाँ पे। जैसे 6 और 20 का भी हमने किया, तो 6 का फैक्टर हमने लिखा 2 इंटू 3, ठीक है, और 20 का फैक्टर हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 पावर 2 और इंटू 5। अब HCF और LCM आपको निकालना है इसका, ठीक है। कुछ और बता रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। 6 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 और 20 को हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अगर हम HCF की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी जो लोअर पावर होगी, छोटी पावर होगी, वो वैल्यू लें। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 पावर 1 लेंगे, ठीक है, मतलब 2। उसके बाद कॉमन फैक्टर देखना है। HCF की हम बात करते हैं जब, तो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो छोटी पावर होगी सबसे, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो यहाँ पे 2 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 में जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 पावर 1 है, वो हो गया HCF। LCM में क्या करना होता है कि जो फैक्टर्स हैं कॉमन जो है उसमें बड़ी वाली पावर आपको ले लेनी है, जैसे 2 पावर 2 हमने ले ली। बाकी और जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी लेने हैं, जो भी बचे हुए रहेंगे उन सबको लेने हैं। वही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 था, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर हमने ले ली। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं, तो इसका मतलब 3 पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पे 3 पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ? 3 पावर 1 हुआ, वो हमने ले लिया। यहाँ पे 5 पावर 1 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 0 है, तो हमने 5 पावर 1 ले लिया यहाँ पे। तो कितना आ गया? ये 4 हो गया, 12, 60, ठीक है। LCM कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। HCF कितना आया था? 2 आया था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्या थे? 6 थे और 20 थे, ठीक है। इनका LCM कितना आ रहा है? 60 आ रहा है और 2 आ रहा है। सॉल्व करिए जरा। 120 इधर 120, मतलब कि इस अगर 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है नंबर के प्रोडक्ट के। A और B और कोई नंबर है, उनका LCM निकालिए, उनका HCF निकालिए। तो A और B इंटू करने पे जो आ रहा है वही उनके LCM और HCF इंटू करने पे आ रहा है। तो एक ये रूल है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, सिर्फ लेकिन 2 नंबर वालों के लिए। अगर 3 नंबर की, जैसे ABC 3 नंबर की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी दिया है, एक बढ़िया एग्जाम्पल इसमें दिया है, वो भी एक बार देख लीजिए। 96 और 404 दिया है, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले HCF आपको निकालना है, तो 96 का पहले फैक्टर आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से हम कर लें, 4 टाइम गया 1, 8 टाइम, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, जब हम 96 का लिख रहे हैं तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही 404 का अगर आप करें, वन 101 प्राइम नंबर है, तो 404 का कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 101, ठीक है। सॉरी। तो HCF क्या हो जाता है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 है, मतलब 4, ठीक है।
अब एलसीएम निकालने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो नंबर की जब बात करें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404, ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे, वही हम यहाँ पे लगा दें रूल। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना आया हमारा 4, ये कितना हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 96 फिर 96, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो आसानी से इससे निकल जाता है। ठीक है, ये एलसीएम आया, ये आपका एचसीएफ आया। ठीक है, ऐसे 3 नंबर का दिया है, 3 नंबर का आप इस तरह नहीं निकाल सकते हैं यूज करके, 6 का जैसा फैक्टर लिखा हमने और 72 का ये लिखा, 120 का ये लिखा। एचसीएफ के लिए क्या किए, स्मॉलेस्ट पावर ले लिए, जैसे 2 पावर 3 था, यहाँ 2 पावर 2 था, 1 था तो 2 पावर 1 ले लिए, 3 और 3 एक ही है तो 3 ले लिए हमने, 72 इसमें नहीं है किसी में। ठीक है, 5 किसी और में नहीं है तो 5 नहीं लिए, 2 और 3 सिर्फ ले लिए, ये एस हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए हमको क्या है, हाईएस्ट पावर लेनी है, जैसे यहाँ 2 पावर 3 ले लिए, यहाँ पे 3 टू पावर, यहाँ पे 2 है तो 3 टू पावर 2 ले लिए, और उसके बाद यहाँ 5 है और किसी 5 नहीं तो 5 जो बचा हुआ इसमें सब लेते हैं, तो ये हो गया आपका एलसीएम। 3 नंबर में आप सॉल्व करके भी चेक कर लीजिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होता है, 2 में आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना था इस चैप्टर में और कुछ नहीं था। एक्सरसाइजेस भी बड़ी आसान सी है, जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जैसे 140 है, प्राइम फैक्टर बताना है तो 140 70 हो गया, 35 7 टाइम्स 7, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, बस इतना। ऐसे ही मान लीजिए 7429 का करना है, 7429 7429। ठीक, एक सेकंड इसको फिर से लिख देते हैं, 7429 अभी किससे कटेगा, 17 से कटेगा ये। ठीक है, और 3 7। ठीक है, फिर ये कटेगा 19 से, 23 और 23 प्राइम नंबर है तो 23 से, तो 7429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो थोड़ा टेबल वेबल याद रखिएगा, कम से कम 20 तक तो याद ही रखिएगा अभी फिलहाल। ठीक है, यूज आएगा आपको। तो इसमें आप बाकी 3 बचे एक बार निकाल लीजिएगा, कुछ है तो है नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है और उनके फैक्टर्स लिख देने हैं। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे एक पहला नंबर हम देख लेते हैं 26 और 91, 26 फैक्टर्स पहले निकाल लीजिए, 2 इंटू 13। ठीक, 91 का क्या हो जाएगा, 7 7 21 13, तो 26 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर हुआ 7 इंटू 13। तो एचसीएफ अगर हम निकालें, एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर वाली है, जैसे इसमें 13 पावर 1 है, इसमें 13 पावर 1 है तो सिंपली 13, और कोई कॉमन है नहीं तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम क्या हो जाएगा कि कॉमन जो है उसमें जो हाईएस्ट पावर हो, इसमें दोनों बराबर है तो 13, बाकी बचे हुए भी 2 इंटू 7 तो 13 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91 है। ठीक है, तो एलसीएम आपका आया 13, एचसीएफ आया 14, ये बराबर इक्वल टू 26 इंटू 91 होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, चलिए। अच्छा,
182 आ रहा है, 91 तो ज़्यादा आएगा क्या? कुछ गलत किया है हमने। अच्छा, ये तो एलसीएम है 13 इंटू 14, इसमें और 13 का इंटू करना पड़ेगा 1। चलो इसको पहले कर लेते हैं। टू थ्री सिक्स सिक्स, ठीक है। 182 में और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू 8 1 कितना आएगा? 6 6 3 2 आ गया। 2366 इसमें भी आ रहा, 2366 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रूफ करना है कि पहले दोनों का एलसीएम या एचसीएफ निकालिए, उसके बाद प्रूफ करिए दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा, वैसे होगी नहीं, इसमें होगी तो बिल्कुल बता दीजिएगा। इसमें वो नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तो हमको नहीं आ रहा सबको आ रहा तो कैसे पूछें, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही जो हम कर रहे हैं यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। 3 नंबर का है, इसमें वैसे करना अभी जैसे एग्जांपल है। कोई दिक्कत हो एक बार बता दीजिएगा, हो जाएगा ये भी। फिर अगला क्या है, गिवन दैट एचसीएफ इज इतना, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। हटा देते हैं 1 मिनट। क्या कह रहे हैं कि एचसीएफ आपको गिवन है कितना 9, एलसीएम निकालना है, तो वही रूल फॉलो कर लीजिए। एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द दो नंबर। दो नंबर क्या है? 306 एंड 657। एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम आपको निकालना है, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, 227 73, ठीक है। तो 306 इंटू 73 कर लीजिएगा, 18 हो जाएगा। 9 42 30 8 3 13 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका फोर्थ का एक बार चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ, 22338, ठीक है, सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। वही चीज जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है। क्या लिखा है? 6 टू द पावर n। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। प्राइम में हम इसको पहले चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर a इंटू बी टू पावर n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू द पावर n, मतलब 2 टू पावर n हो गया इंटू 3 टू द पावर n हो गया, ठीक है। अब वही चीज कि इसके प्राइम में कोई नंबर 0 लास्ट में तभी आएगा जब वो 5 से डिविजिबल होगा। 2 के प्राइम में 5 नहीं आता, 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता, इसलिए इस नंबर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 0 आता तो 5 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो सिंपल इतना ही लिखना है कि ऐसे एक्सपेंड करके दिखा देना आपको कि 2 के प्राइम में भी 5 नहीं आता है, इसलिए ये इसमें भी कभी लास्ट में 5 वो नहीं आएगा 0, इसमें भी कभी 0 नहीं आएगा, और इसीलिए 6 पावर n में भी कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू के लिए। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। अब 2 नंबर हमने पढ़े, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम क्या होते हैं? जो खुद से सिर्फ डिविजिबल होते हैं या 1 से, और कंपोजिट क्या होते हैं? जो 1 से भी डिविजिबल होते हैं, खुद से भी डिविजिबल होते हैं, और किसी कम से कम किसी एक और नंबर से, एक या उससे ज्यादा नंबर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नंबर और हो जिससे वो डिविजिबल हो,
तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हमको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये जो पूरा नंबर जोड़ने पे आएगा वो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल आपको 13 जैसे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या, इस ब्रैकेट बचा 7 इंटू 11 प्लस 13 जगह बचा 1। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसमें आप 13 का मल्टीप्लाई देख रहे हैं, टोटल नंबर में 13 का मल्टीप्लाई देख रहे हैं, मतलब ये जो भी नंबर होगा खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से डिवाइड होगा ही होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो कम से कम एक नंबर तो ऐसा और है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही इसमें जब कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 5 + 5 लिखा, बाकी मल्टीप्लाई में, तो 5 कॉमन ले लिए, अंदर बचा कितना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1। ठीक है, अब ये जो पूरा एक नंबर है ये खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 तो डायरेक्ट कट जाएगा 5 से, तो 5 से कम 5 से तो डिविजिबल है ही, इसीलिए क्योंकि इसके 3 नंबर तो ऐसा हमको दिख रहे हैं जिससे डिविजिबल है, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, वरना प्राइम नंबर हो जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, अगर यहां से सोनिया स्टार्ट करे दौड़ना तो उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि अगर एक राउंड इसको दौड़े तो उसको कितना लगता है, 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर एक सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करें और दौड़ना शुरू करें तो रवि तो 12 मिनट में आ जाएगा और सोनिया कहीं पीछे रहेगी क्योंकि 18 मिनट लग रहा था उसको, तो फिर रवि आगे निकल जाएगा। ऐसे करते करते पूछा है कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा, कितने टाइम बाद दोनों सेम पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि दो इवेंट दोबारा साथ में कब होते हैं, वो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 में हो जाएगा 2 पावर 2 और 3 में हो जाएगा 3 पावर 2, हो जाएगा 4 इंटू 9, 36 मिनट्स ऐसा के बाद ऐसा होगा जब दोनों फिर से इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 36 मिनट्स। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई 1.1। अब अगले चैप्टर में सिर्फ हमको ये प्रूफ करना है कि जो √2 √3 सब था ये इरेशनल हमने कह दिया था, उसको आप प्रूफ करके बताइए कि इरेशनल है। ठीक है, यही सब इसमें लिखा है कि ये सब जो हम कह रहे हैं कि √3 ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, उसको रिप्रेजेंट करना सीखा, बस यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम, कुछ हमको थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। क्या है, हुज प्रूफ इज बेस्ड ऑन द, जिस जो थ्योरम आपको जरूरत पड़ेगी वो किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज इन द बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी कि अगर कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर अगर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा, बस इतना सा है। ठीक है, कि अगर p कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो p a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, बस इतना सा थ्योरम है। ये कैसे इससे प्रूफ हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम से। कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो मतलब a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए p1 p2 p3 डैश 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 pn है, इसका मतलब p इन फैक्टर्स में से है कोई एक है, प्राइम फैक्टर में से कोई एक p है, चाहे p1 हो p2 हो p3 हो pn कुछ भी हो, लेकिन एक हमको पता है, कंफर्म है कि इन सारे जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें से एक p है, तभी a स्क्वायर को p डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, उसी को कैंसिल आउट करेगा p। या फिर a की हम बात करें, मान लीजिए a है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा,
P1 P2 P3 डैश डैश Pn इंटू, फिर यही लिख लीजिए P1 P2 P3 डैश डैश Pn। ठीक है, तो अगर P, अभी इसको अगर आप लिखना चाहें तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डैश 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 Pn स्क्वायर, या फिर P1 P1 P2 P2 P3 P3 कुछ भी लिख सकते हैं, Pn Pn कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब P इसी सब में से कोई एक है। ठीक है, या तो P1 मान लीजिए, हम कह रहे हैं P1 है, P1 है मान लीजिए, तो P1 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P1 या P1 किसी एक को हमने मान लीजिए कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर a की बात करें तो उसमें भी तो P1 है एक, तो इसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यही इसका खाली थ्योरम इतना सा है। कहने का मतलब अगर a स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो a भी उससे डिवाइड होगा। ठीक है, यही है कि a इक्वल्स टू P1 P2 एंड P डिवाइड्स a। वी आर नाउ रेडी टू गिव द प्रूफ ऑफ √2 इज इर्रेशनल। ये हम तैयार हैं बताने के लिए। और बताने का तरीका क्या होगा कि प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, मतलब कोई चीज हम गलत मान लें, जैसे √2 सब कह रहे हैं प्रूफ करो इर्रेशनल है, हम कह रहे हैं चलो ठीक हम मान ले रहे हैं कि इर्रेशनल है सबसे पहले, फिर हम उसको प्रूफ करें कि रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करें और वो रेशनल प्रूफ ना हो, तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया कि √2 रेशनल है वो गलत था, √2 इर्रेशनल होगा। तो ये टेक्निक जो कहती है उसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। दिस टेक्निक इज, अच्छा उसमें अपेंडिक्स में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो दिया हुआ है। अब √2 इज इर्रेशनल ये एक थ्योरम है, आज यहाँ हम प्रूफ कर ले रहे हैं, लेकिन इसको फिर एक आप मान लीजिएगा कि ये अटल सत्य है कि √2 इर्रेशनल है, ऐसे √3 भी इर्रेशनल है, ये मान लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको, या बुक में आपको दिखा है। ठीक है, सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी, मतलब उल्टा मान ले रहे हैं कि √2 इज रेशनल, हम मान लिए। तो अगर √2 रेशनल है तो √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे, यही तो हमने पढ़ा था, मतलब p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे b हमारा 0 नहीं होगा या q हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम इसको लिख पा रहे हैं, ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये लिखा क्या है ध्यान से देखिए, b स्क्वायर इधर ले आए हम, a स्क्वायर बाई 2, मतलब a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा 2 से। मान लीजिए रिजल्ट आ रहा है c, a को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो c आ रहा है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा क्या है, a/2 ही तो लिखा है, तो a 2 इधर ले गए तो यहाँ जाएगा 2c। ठीक है, a को हम लिख सकते हैं 2c। अब क्योंकि हम यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा 2 से, तो a की जगह हम अब 2c लिख ले रहे हैं यहाँ पे। अब हमको क्या मिल गया, √2 इक्वल टू a की जगह हम लिख रहे हैं 2c, ठीक है, अपॉन b। फिर से स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए फिर से, क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन b। 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 2। ठीक है, यह भी b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन 2। एक बार हमने a के लिए चेक कर लिया, अब यहाँ पे b से भी डिवाइड दिख रहा है 2, यहाँ बचा c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब b भी डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, b भी डिवाइड होगा 2 से। यहाँ पे हमको क्या दिखा था, a डिवाइड हो रहा था 2 से, मतलब a भी एक नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी एक नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अभी रेशनल के लिए है जो a और b या फिर p और q हम लेते हैं, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए। जैसे अगर 25/5 लिखा है तो ये p/q फॉर्म नहीं है, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया 5/1, ये रेशनल नंबर हुआ। और ये दोनों को प्राइम नंबर हुए, मतलब इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, होगा तो उससे आप इसको सिंप्लीफाई करिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, a और b को प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक ऐसा डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमने रेशनल इसको माना था वो रेशनल था ही नहीं, एजम्पशन हमारा गलत था। इसका मतलब √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही √3 के लिए भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा देखिए, जैसे
रूट इक्वल टू आर एस को कॉमन फैक्टर, सपोज आर एंड एस हैव, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है अगर आर एस का अदर देन 1, तो हम उससे डिवाइड करके हमको क्या मिल गया, ए बाई बी। अब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे दोनों कट जाए, अगर कटेंगे तो उसको हम काट के फिर को प्राइम में लिखेंगे। अब यहीं पे यहाँ पे क्या किया, बी को इधर ले लिया, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ मतलब 2 नीचे आ रहा है ना, 2a से डिवीजन में है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में है, तो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, इसका मतलब थ्योरम के हिसाब से a 2 से डिवाइड होगा, a की जगह हम 2c ले रहे हैं। अब क्योंकि a डिवाइड 2 से हो रहा है, मान लीजिए रिजल्ट c आ रहा है, तो a इक्वल टू 2c हो गया, तो 2c हमने ले लिया। फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब 2 डिवीजन में है यहाँ पे b के, तो मतलब b भी डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर भी और b भी होगा, तो a और b के दोनों के कॉमन एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमको, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b को प्राइम होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट assumption दैट रूट 2 इज रेशनल, तो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। ऐसे ही रूट 3 का भी कर लेंगे, रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी को प्राइम होंगे, स्क्वायर कर लीजिए, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, मतलब ए स्क्वायर हमारा डिविजिबल है 3 से, तो ए भी डिविजिबल होगा 3 से, तो a इज डिवाइडेड बाई 3, मान लीजिए c आ रहा है, तो a की जगह हम 3c ले लें और यहाँ पे रख दें, तो रूट 3 इक्वल्स टू 3c अपॉन b, स्क्वायर करिए, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर, अब यहाँ पे b का दिख रहा है सेम, तो मतलब b भी डिविजिबल है 3 से और a भी डिविजिबल था 3 से, तो इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, एटलीस्ट 3 तो इनका एक कॉमन फैक्टर है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, इसलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये सब 9th क्लास हमने पढ़ा कि अगर सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हो, रेशनल और इरेशनल नंबर का, अगर सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है जिसमें एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इरेशनल मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलेगा। जैसे 5 माइनस रूट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये 5 हमारा रेशनल नंबर है, रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन जो टोटल नंबर बना वो इरेशनल होता है, ये याद करे रहिए, ठीक है। अब शो करना आपको 5 रूट 3 इरेशनल नंबर है, 5 माइनस रूट 3 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी बराबर होना चाहिए ए बाई बी के, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में हम इसको लिख पाए, ए और बी क्या है यहाँ पे को प्राइम होने चाहिए, ये आप लिखिएगा जरूर एग्जाम में, जब लिखिएगा तो ये लिखिएगा ए बी को प्राइम है। अब जो आपको इंटीजर्स टाइप के दिख रहा है या रेशनल टाइप के दिख रहा है उसको एक तरफ कर लीजिए, रूट वाला, क्योंकि हमको रूट 3 पता है अब कि रेशनल नंबर, उसको हम एक तरफ लिख ले रहे हैं, तो 5 माइनस ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, और रूट 3 इधर माइनस में, उधर गया पॉजिटिव में। अब एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने कहा कि ए और बी हम पहले से मान रखें कि इंटीजर्स है, को प्राइम है, ठीक है, और 5 हमारा रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल माइनस रेशनल नंबर हो रहा है, तो रेशनल नंबर मिलेगा, चाहे माइनस मिले चाहे प्लस मिले, तो ये तो रेशनल नंबर है, कंफर्म है हमको, ठीक है। और रूट 3 हमको पता है, कंफर्म है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल जो आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आए लेकिन ये रेशनल नंबर आएगा, रूट 3 नहीं आएगा, और यहाँ पे दिख हमको क्या रहा है कि ये नंबर रूट 3 के बराबर है, इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट अजम्पशन। हम पहले जो माने थे कि ये 5 रूट 3 रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन ही गलत है, इसलिए वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे किए हैं, 5 माइनस रूट 3 इधर किया, फिर 5 माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3 किया, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गॉट वही है, रूट 3 इधर था ही, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5b माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, दोनों में वही चीज है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड वी गेट 5 माइनस ए बाई बी इज रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है, ये हमें पता है, इंटीजर्स को जब इसे सॉल्व करेंगे रेशनल ही आता है, एंड सो
इसके हिसाब से अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि √3 एक इररेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट assumption दैट 5 - √3 इज irrational, सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज irrational। ठीक है, ऐसे ही 3√2 का है। 3√2 अगर हम इसको रेशनल मान लें, इक्वल्स टू a/b होना चाहिए, तो √2 एक तरफ रहने दीजिए, a/3b। ठीक है, अब a/3b रेशनल नंबर है, इसके हिसाब से √2 भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जो कि हमें पता है कि इरेशनल है, तो वही चीज़ें फिर आपको वही चीज़ें लिख देनी है। ठीक, और कुछ इसमें है नहीं, वही चीज़ लिख देनी है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, वी कंक्लूड 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, अब √5 का भी ऐसे कर लीजिएगा, सिंपल है, कोई इसमें वो तो है नहीं। अब √5 इक्वल्स टू a/b हम करें, स्क्वायर कर दीजिए 5 a² / b², तो b² इक्वल टू a² / 5। ठीक है, a² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो a भी डिवाइड होगा 5 से, तो a की जगह हम 5c लिख लें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा √5 इक्वल्स टू 5c/b स्क्वायर करिए, तो 5 इक्वल टू 25c² b²। ये 5 से 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b² इक्वल टू 5c²। तो एक तरह देखें तो b यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा है, मतलब b² डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब b भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, b और a दोनों डिवाइड हो रहा है। हमने माना था कि को प्राइम है, रेशनल है तो को प्राइम होना चाहिए, लेकिन दोनों के कम से कम 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए which this contradiction has arisen because of or assumption is incorrect, so we conclude √5 is irrational number। ऐसे ही इसमें सिंपल है, एडिशनल वाला सिंपल होता है, डिवीजन वाला भी सिंपल है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, if p is a prime and p divides a², ये याद रखिएगा, then p divides a where a is a positive integer। to prove, हमने प्रूफ देखा √2 और √3 इरेशनल है। √2 और √3 का जो हमने प्रूफ देखा है वो एज अ थ्योरम याद रखिए कि अब वो एक तरह का लेमा हो गया, वो स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, वो हमेशा आपको यूज करना है आगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो, अगर ज़्यादा फास्ट या स्लो कुछ लगा हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, या कुछ ज़्यादा बताना चाहिए था, या थोड़ा शॉर्ट में रख सकते हैं, जैसा आपको लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, फिर हम एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, फिर जैसा लगे आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे बच्चों को भेजिए जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, इस बार 90% से नंबर अधिक लाने हैं वैसे बच्चों को जिनके 30 भी नहीं आते थे। बड़े आसानी से 10th क्लास में मैथ में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।